बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद कहता हूं। हमारा सब्जेक्ट है बैंकारी, जो कि हम इंटर लेवल पर डिस्कस करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है बैंक की तश्कील। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में बैंक की तश्कील, यानी अगर कोई शख्स पाकिस्तान में एक नया बैंक कायम करना चाहे तो उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, वो कौन सा प्रोसेस है जिसको अपनाते हुए एक नया बैंक तश्कील दिया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि बैंक 3 तरीक़ों से तश्कील पा सकते थे। मैंने इसलिए कहा है कि अब सिर्फ़ एक तरीका है अमूमन, लेकिन पहले 3 तरीके थे। पहला तरीका शाही फरमान के ज़रिए, कि बैंक को कायम करने के लिए पहले एक ये तरीका था कि जिन ममालिक में किंगडम है, बादशाहत है, तो उनमें एक बादशाही फरमान से बैंक वजूद में लाया जा सकता था। नंबर 2, खसूसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। कि बैंक को बनाने के लिए एक खसूसी ऑर्डिनेंस पास किया जाए, उसके ज़रिए भी बैंक को बनाया जा सकता है। और जो तीसरा और सबसे अहम और जो आजकल तरीक़ाकार राइज है वो ये है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एक्ट के ज़रिए। चूँकि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ना तो बैंक शाही फरमान के ज़रिए जारी किए जा सकते हैं, ना ही खसूसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब किए जा सकते हैं। तो अब जो नया बैंक जारी किया जाएगा, नया बैंक बनेगा, वो बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एक्ट के तहत। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि एक नया बैंक हम बनाना चाह रहे हैं और वो बनेगा सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ एक्ट के ज़रिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या मरहले होंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में बैंक की तश्कील। सबसे पहले है प्रमोशन। प्रमोशन से मुराद वो अमल है जिसमें कुछ लोग आपस में मिलते हैं, हम ख्याल होते हैं, इस बात पर रज़ामंद होते हैं कि वो इस नाम से पाकिस्तान में एक नया बैंक बनाना चाहते हैं। तो इस अमल को हम प्रमोशन कहते हैं। वो इब्तदाई काम करते हैं, वो इब्तदाई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, और इस अमल को कहते हैं प्रमोशन। और वो लोग जो ये काम करते हैं उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। यानी प्रमोशन का अमल करने वाले जो लोग हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं। और यही लोग बाद में अमूमन मैनेजिंग डायरेक्टर या जो अहम ओहदों पर, कलीदी ओहदों पर होते हैं, यही लोग अमूमन होते हैं। तो जब कुछ लोग मिल गए, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया, वो इस बात पर एग्री हो गए कि हम एक नया बैंक बनाना चाहते हैं। चूँकि ये अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की सूरत में हम बैंक बनाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 7 लोग इसमें शामिल होंगे और वो अपने इब्तदाई काम करेंगे, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, और ये लोग प्रमोटर्स होंगे। इसके बाद दूसरा मरहला इसका है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन से मुराद है कि बैंक को रजिस्टर करवाना। रजिस्टर कहाँ करवाना है? ज़ाहिर है इसको जो स्टेट बैंक है उससे हमने लाइसेंस लेना है, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत बनाना है, तो ज़ाहिर है रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज से हम इसको रजिस्टर भी करवाएंगे। तो रजिस्टर करवाने का मतलब ये है कि हम उन शराइत को पूरा करेंगे, उन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे जो किसी बैंक को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद तीसरी चीज़ है बैंक का आइन।
बुनियादी तौर पर हमारे पास जो बैंक का आइन है, ये ज़रूरत है उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए। रजिस्टर करवाने के लिए कुछ दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे अहम चीज़ बैंक का आइन है। बैंक का आइन में क्या चीज़ें दर्ज होती हैं? बैंक के आइन में सबसे पहले होता है बैंक का नाम, यानी ये हम अब वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो एक बैंक के आइन में मौजूद होती हैं। बैंक का नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखना होता है कि कोई ऐसा नाम ना हो जिस नाम से बैंक पहले रजिस्टर्ड हो, या कोई मतनाज़ा नाम, या कोई ऐसा नाम जिस पर गवर्नमेंट को कोई एतराज़ हो, ऐसा नाम ना हो। और इसके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर आपने बताना है कि बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो भी ख़त किताबत करनी है वो हेड ऑफिस के साथ करनी होती है। बैंक की शाखें चाहे जितनी भी हों, लेकिन हेड ऑफिस को मेंशन करना ज़रूरी है ताकि जो रजिस्ट्रार है उसकी ख़त किताबत उससे हो सके। तीसरा, हमने बैंक के आइन में ये बताना है कि जो इख्तियारात हैं, प्रमोटर्स के इख्तियारात हैं, वो कौन से होंगे, या जो डायरेक्टर्स बनेंगे उनके इख्तियारात क्या होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने आइन में वाज़े कर देनी है। फिर ये भी बताना है कि उसका सरमाया कितना होगा, बैंक का कुल सरमाया कितना होगा। ये एक अहम तरीन उसमें पॉइंट है, क्योंकि इसको बाद में तब्दील अगर करना पड़ जाए तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। लिहाजा शुरू से ही एहतियात इसमें करनी पड़ती है कि आप उसमें कितना सरमाया रखना चाहते हैं। और डायरेक्टर्स की ज़िम्मेदारियाँ, लायबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कहाँ तक होंगी। आया कि उनके ख़रीदे गए शेयर्स तक हैं या किसी और हिसाब से लिमिटेड करवाई हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि डायरेक्टर्स जो कि वहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं सारा, उनकी लायबिलिटीज़ कहाँ हैं। तो जो सबसे अहम दस्तावेज़ हमने तैयार की वो है बैंक का आइन। और ये तैयार की क्यों है? इसलिए कि हम बैंक को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। बैंक की रजिस्ट्रेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। उसमें पहला डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है बैंक का आइन। ये बैंक की सबसे अहम तरीन दस्तावेज़ है। ये बैंक का चार्टर है। ये डिफ़ाइन करता है कि हमारी हदूद क्या होंगी। ये हमारी आउटसाइड बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करता है, और अगर हमें कभी इसमें तब्दीली करनी पड़ जाए बैंक के आइन में, तो ये एक लंबे प्रोसेस के ज़रिए होती है। इसलिए बैंक का आइन इंतहाई मुहतात तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरी अहम दस्तावेज़ जो बैंक के आइन के अंदर रहकर बनाई जाती है वो है बैंक का ज़वाबित। चूँकि बैंक को हम बतौर कंपनी डील कर रहे हैं, लिहाजा हम इसे ज़वाबित कंपनी भी कह सकते हैं। बैंक के ज़वाबित या ज़वाबित कंपनी या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दूसरी अहम तरीन दस्तावेज़ है जो बैंक के आइन के अंदर रहकर बनाई जाती है। इसमें बुनियादी तौर पर वही चीज़ें जो बैंक के आइन में दी होती हैं उन्हीं की तफसील दर्ज की जाती है। अंदरूनी मामलात, डे टू डे बिज़नेस को चलाने के लिए उन्हीं चीज़ों की तफसील की जाती है। मसलन वहाँ पर जो हमारा आइन था उसमें हमने लिखा था कि बैंक का कुल सरमाया कितना होगा, ये बात हमने वहाँ लिखी थी। लेकिन ज़वाबित कंपनी में उसकी तफसील होगी कि भाई कुल सरमाया कितना है, उसमें कि कितने हिस्से में तकसीम किया गया है, उसके हिस्से कितने हैं, किस किस्म के हैं, उनकी मालियत क्या है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें डिटेल में ले आते हैं कि उस जो कुल सरमाया था उसकी हिस्से में तकसीम। और ये भी ज़हन में रहना चाहिए कि इसमें कोई एक ऐसी आइटम या कोई ऐसी क्लास नहीं आ सकती जो कि बैंक के आइन से मुतसादिम हो, क्योंकि ये बैंक के आइन के अंदर रहते हुए ये चीज़ बनाई जाती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो बैंक के आइन से मुतसादिम है तो बैंक के आइन वाली बात मानी जाएगी, ज़वाबित वाली बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
इस तरह ये देखा जाएगा कि हिस्सादारों के हकूक़ क्या, जिन्होंने शेयर्स ख़रीदे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। जो हिस्से हमने शेयर्स सेल किए हैं, फ़रोख्त किए हैं, उनकी रकम की वसूली कैसे होगी, और शेयर्स हम उनको मुंतकिल कैसे करेंगे, कब मुंतकिल करेंगे, या कि सारी रकम वसूल करने के बाद करेंगे या कोई और तरीक़ाकार हो सकता है, हिस्से की मुंतकिली कब होगी, ये भी उसमें हम बताएंगे। अगर कोई शख्स को हमने शेयर जारी कर दिए हैं लेकिन उसकी बाकी रकम हमें नहीं मिल रही, तो हिस्से की ज़ब्तगी का तरीक़ाकार क्या होगा, और अगर वो रकम जारी कर देते हैं, बाकी रकम अदा कर देते हैं, तो ये ज़ब्त किए गए हिस्से इनको हमने वापस जो इजरा है उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा। इस तरह से अगर हमें कल को मंजूर शुदा सरमाया जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ जाती है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरह से इसमें यह भी दर्ज किया जाता है कि वो फर्म जो हमारे बैंक के या हमारी कंपनी के शेयर्स आगे फ़रोख्त करने की ज़िम्मा लेती है, यानी अंडरराइटिंग फ़र्म जो एक एजेंट होता है हमारे शेयर बेचने के लिए, वो कौन सा हम किसके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं और उनका मुआवजा क्या होगा, उनका तरीक़ाकार क्या होगा। जो अंडरराइटिंग है यानी शेयर्स को बेचने के लिए जिस फ़र्म से हम मुआहदा कर रहे हैं, तो उस फ़र्म का मुआवजा क्या होगा, उसके साथ किन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारी बात हुई है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्टर्स कितने होंगे, डायरेक्टर्स की तादाद। ये ना हो कि अब बैंक बन गया तो जो प्रमोटर्स हैं या जो मैनेजिंग एजेंट्स हैं वो जिसको चाहे जितने डायरेक्टर्स बना लें और कंपनी पे बोझ पड़ता रहे, तो उसकी डायरेक्टर्स की तादाद। मीटिंग इसमें चूँकि होती है, हिस्से होल्डर्स की भी, शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है और बाद में डायरेक्टर्स की भी होती है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, नोटिस कब देना है, उनका प्रॉक्सी की इजाज़त होगी नहीं होगी, कब होगी, ये सारी चीज़ें मीटिंग के बारे में तय की जाती हैं। इस तरह वोट का तरीक़ाकार है, चूँकि डायरेक्टर्स की सिलेक्शन भी वोट के ज़रिए होती है और कई और काम भी वोट के ज़रिए होते हैं वहाँ पर, तो वोट का तरीक़ाकार क्या होगा ये भी हमने उसमें तय कर लेना है। फिर एक और अहम चीज़ कि कंपनी जो मुनाफा कमाएगी उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार रखेंगे, उसमें रिज़र्व कितना रखेंगे, उसमें हम उनको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कितना करेंगे, तो ये भी हमने बताना है कि मुनाफा और रिज़र्व के बारे में क्या असूल होंगे। हिसाबात की जांच पड़ताल जो ऑडिट होता है, जो अमूमन सालाना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सालाना हो, लेकिन अमूमन सालाना होता है, तो ये देखना है कि ऑडिट कब हमने करवाना है, क्या खसूसी ऑडिट कब करवाना है अगर करवाना पड़े तो, और ये किस फर्म से करवाएंगे, उनका मुआवजा क्या होगा, तो ऑडिट के बारे में भी हम उसमें तय करेंगे। अलगर्ज जितनी चीज़ें हम आइन में जो चीज़ें दर्ज हैं उन्हीं की अंदरूनी तफसील हमने देनी है कंपनी के ज़वाबित में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बैंक के ज़वाबित के बाद जब ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स बन गए, बैंक का आइन बन गया, बैंक के ज़वाबित बन गए, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने शेयर्स को, अपने हिस्से को आवाम को फ़रोख्त कर सकें। तो हिस्से को फ़रोख्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। तो फिर हम प्रॉस्पेक्टस एक जारी करते हैं। प्रॉस्पेक्टस में बुनियादी तौर पर वही चीज़ें हम लिखते हैं कि कंपनी के जो आइन की चीज़ें होती हैं
कंपनी के ज़वाबित की चीज़ें होती हैं, वही चीज़ों को हम बताते हैं ताकि जो एक हमारा मतवक्के शेयर ख़रीदने वाला है वो उन पार्टिकुलर्स को पढ़े और पढ़ने के बाद अगर उनसे मुतमिन होता है तो वो फ़ैसला करे कि उसने हमारे कंपनी के शेयर्स ख़रीदने हैं। तो उसमें हम बुनियादी तौर पर वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमने आइन और ज़वाबित में दी थी। उन्हीं चीज़ों को हमने प्रॉस्पेक्टस में लिखना है कि हमारे बैंक के काम का मकसद क्या था, ये बताना है। फिर हमने ये बताना है कि कम से कम हमारे पास डायरेक्टर्स कितने हैं और डायरेक्टर बनने के लिए एक डायरेक्टर के कम से कम कितने शेयर ख़रीदना ज़रूरी है। डायरेक्टर बनने की जो अहलियत है उसके लिए कम से कम शेयर्स कितने ख़रीदें। और जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी के हिसाबात की जांच पड़ताल करनी है, उनके नाम और पते, और हिस्सेस की फ़रोख्त और मुंतकली का तरीक़ाकार, क्योंकि वो ज़्यादा इसी बात में इंटरेस्टेड होंगे कि हम कब पैसे दें और हमें शेयर्स किस सूरत में मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो उसमें हमने यही बताना है। बेसिकली हमने सारा प्रोसीजर, बैंक का तारफ़ दिया, बैंक के आइन के बारे में बता दिया, बैंक के ज़वाबित के बारे में बता दिया, शेयर के तरीक़ाकार बता दिए, शेयर की किस्में बता दी, और ये बता दिया कि आपसे पैसे कैसे वसूल करेंगे और आपको शेयर्स किस तरह से अलाट किए जाएंगे। ये बुनियादी चीज़ें। और अगर कोई बैंक जो है वो अपने डायरेक्टर्स के और ऑडिटर्स के नाम पते वगैरह वो बता देता है। तो प्रॉस्पेक्टस को हमने जमा करवाना है रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के दफ्तर में। तो बुनियादी तौर पर 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 दस्तावेज़ात हमने जमा करवानी है। पहली दस्तावेज़ हमने कहा बैंक का आइन जमा करवा दिया, बैंक के ज़वाबित जमा करा दिए दूसरे नंबर पर, और तीसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो बैंक का प्रॉस्पेक्टस हमने जमा करवा दिया। अब इसके बाद जब प्रॉस्पेक्टस वहाँ से अप्रूव हो गया, लोगों को हमने प्रॉस्पेक्टस लोगों ने ख़रीदा, उसको पढ़ा, मुतमिन हुए, तो फिर उन्होंने पैसे जमा करवाए, रकम जमा करवाई। उसके अंदर फॉर्म होता है प्रॉस्पेक्टस के अंदर, वो फिल करके जितनी रकम मुतलका वो बैंक में जमा करवाई। तो इसको हम कहते हैं कि ये हिस्सेस की फ़रोख्त है, कि उन लोगों ने, जो लोग हमारे हिस्सेस ख़रीदना चाहते हैं, उन्होंने वो मुतलका रकम हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दी, अपने शेयर ख़रीदने के लिए हमें एप्लीकेशन दी है। इसको हम कहते हैं कि ये हिस्सेस की फ़रोख्त है। अब वो जब एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई, हमने उनकी स्क्रूटनी की, उनकी जांच पड़ताल की, उनके कवायफ चेक किए, और अगर हम उनसे मुतमिन हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं, पार्टिकुलर्स इनके ठीक हैं, तो हमने उन लोगों को हिस्सेस जारी कर देने, अलाट कर देने हैं, और इस बात की उनको इतला कर देनी है। अगर किसी वजह से हम हिस्सेस की अलाट किसी लोग को नहीं करना चाहते, कुछ लोगों को, तो हम उनको इतला भी करेंगे और उनकी रकम भी उनको फौरी तौर पर वापस करेंगे। अब बाकायदा लोगों ने शेयर ख़रीद लिए हैं, उनको अलाट कर दिए हैं, लिहाजा वो शेयर होल्डर्स बन गए, हिस्सेदार बन गए। जब हिस्सेदार बन गए हैं, वो कंपनी के मालिकों में शामिल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक इजलास आम बुलाना पड़ेगा, जो कि हिस्सेस के अलाटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर एक इजलास आम बुलाना पड़ता है। जितने शेयर होल्डर्स हैं सबको पेश की इतला देनी पड़ती है, और उनका इजलास आम में ही डायरेक्टर्स वगैरह का और जो बुनियादी शुरू के जो काम होते हैं उनको तय किया जाता है बज़रिया वोट। इजलास आम बुलाने के बाद ये हमारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल हो गई, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं कंपनी को चलाने के लिए। लिहाजा अब आखिरी ये सारी चीज़ों की जो दस्तावेज़ाती रिकॉर्ड है
वो हम रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, स्टेट बैंक में जमा करवाएंगे और हमें एक आखिरी जो मिलेगा इजाज़तनामा, वो स्टेट बैंक से मिलेगा, लाइसेंस। तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद, उनके रिकॉर्ड देने के बाद हमें एक आखिरी लाइसेंस मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जो इस बात का इजाज़तनामा होगा कि हम इस नाम से पाकिस्तान में नया बैंक ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप हमारे जो चैनल है राज़ी एजुकेशन इनसाइडर्स, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ जो बेल का आइकन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको ना सिर्फ बैंकारी के लेक्चर बल्कि इंटर लेवल के, कॉमर्स के और दूसरे लेक्चर भी आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया जी।